कन्याकुमारी के तटीय इलाकों में बसी एक छोटी सी दुनिया में, जहां समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं और हवा में नमक की महक बसी रहती है, कोटी का जीवन शुरू होता है। कोटी एक गूंगा बहरा इंसान है जिसके लिए दुनिया की आवाजें और शब्द एक अनजान सपने की तरह हैं। वो अपनी छोटी बहन देवी के साथ एक साधारण जीवन जीता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। कोटी छोटे मोटे काम करता है, कभी मछुआरों की मदद, कभी स्थानीय दुकानों में सामान ढोने का काम, जबकि देवी एक टैटू आर्टिस्ट है जो अपने कला के जरिए अपने और अपने भाई के सपनों को जिंदा रखने की कोशिश करती है। उनकी जिंदगी में सुख कम है, लेकिन प्यार और विश्वास की कमी नहीं। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब कोटी को कन्याकुमारी के एक अनाथालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। ये अनाथालय खास है क्योंकि यहाँ दृष्टिबाधित यानी अंधी लड़कियां रहती हैं। कोटी के लिए ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और जल्द ही अनाथालय की लड़कियों के बीच उसका एक खास स्थान बन जाता है। उसकी मौन उपस्थिति और दयालु स्वभाव लड़कियों को सुरक्षा का एहसास देता है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक रात जब कोटी अपनी ड्यूटी पर होता है तो उसे कुछ असामान्य गतिविधियां नजर आती हैं। अनाथालय के आसपास कुछ लोग चुपके से घूम रहे हैं। कोटी, जो अपनी अन्य इंद्रियों पर बहुत निर्भर करता है, संदेह करता है। वो चुपके से इन लोगों का पीछा करता है और एक भयानक सच्चाई का सामना करता है कि अनाथालय की कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। ये अपराध स्थानीय प्रभावशाली लोगों और कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा है। कोटी का दिल टूट जाता है। वो उन लड़कियों की पीड़ा को महसूस करता है जिनके लिए वो एक रक्षक की तरह था। कोटी का मौन स्वभाव अब उसके अंदर उबलते गुस्से को छिपाने का एक मुखौटा बन जाता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसका मन और शरीर अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। वो तय करता है कि वो इन अपराधियों को सजा देगा। कोटी का ये फैसला उसे एक सतर्कता बरतने वाले की राह पर ले जाता है। वो आसपास की दुनिया को देखता है, एक ऐसी दुनिया जहां गरीब और कमजोर लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस और कानून की व्यवस्था भी भ्रष्टाचार की चपेट में है। कोटी को लगता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ये अपराध और बढ़ेंगे। कोटी अपनी सारी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपराधियों का पीछा शुरू करता है। उसकी शारीरिक क्षमता और तीव्र इंद्रियां उसे खतरनाक शिकारी बनाती हैं। वो रात के अंधेरे में चुपके से उन लोगों को निशाना बनाता है जो अनाथालय की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। उसका तरीका क्रूर है। वो सिर्फ अपराधियों को सजा नहीं देता बल्कि उन्हें उनके किए की भयानक कीमत चुकाता है। हर हमले के साथ कोटी का गुस्सा और बढ़ता जाता है, लेकिन साथ ही उसका मन भी भारी होता जाता है। वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं, लेकिन ये उसे कानून की नज़र में अपराधी बना रहा है। कोटी की इस नई राह का असर उसकी बहन देवी के साथ उसके रिश्ते पर पड़ता है। देवी को शुरू में अपने भाई के व्यवहार में बदलाव नजर आता है। कोटी पहले की तरह खुलकर हंसता मुस्कुराता नहीं। वो रात रात भर गायब रहता है और जब घर लौटता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। देवी को शक होने लगता है कि कोटी किसी मुसीबत में फंस गया है। जब उसे कोटी की हरकतों का पता चलता है कि वो लोगों को मार रहा है तो वो डर जाती है। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि हिंसा कोई हल नहीं है, लेकिन कोटी, जो अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, अब एक ऐसी राह पर है जहां से लौटना मुश्किल है। देवी और कोटी के बीच तनाव बढ़ता जाता है। देवी चाहती है कि कोटी सामान्य जीवन जिए, शादी करे और एक परिवार बसाए। वो उसे टीना से मिलवाती है, जो एक जीवंत और समझदार लड़की है। टीना और कोटी के बीच धीरे धीरे एक रोमांटिक रिश्ता पनपने लगता है। टीना को कोटी की कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे वैसे ही स्वीकार करती है जैसा वो है, लेकिन कोटी का मन अब भी अपने मिशन में उलझा हुआ है। वो टीना के साथ समय बिताता है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से उसमें नहीं लगता। कोटी की हरकतें अब स्थानीय पुलिस की नजर में आ चुकी हैं। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर रमेश कोटी के पीछे पड़ जाता है। रमेश को शक है कि ये हत्याएं और हमले किसी एक व्यक्ति का काम है और जल्द ही उसका शक कोटी पर जाता है। लेकिन रमेश को यह भी पता है कि कोटी जिन लोगों को निशाना बना रहा है वो समाज के सबसे नीच लोग हैं। रमेश एक नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि क्या वो कोटी को पकड़े या उसे छोड़ दे,
क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो शायद कानून नहीं कर पा रहा है। इसमें कोटी का एक गलत कदम उसे और गहरी मुसीबत में डाल देता है। एक रात जब वो एक बड़े अपराधी को निशाना बनाता है तो वो गलती से एक बेगुनाह को चोट पहुंचा देता है। ये घटना कोटी को झंझोड़ देती है। वो पहली बार अपने मिशन पर सवाल उठाता है, क्या वो सही कर रहा है? क्या वो उसका गुस्सा उसे एक राक्षस में बदल रहा है? कोटी का मन अब दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा चाहता है कि वो अपने मिशन को पूरा करे और दूसरा हिस्सा चाहता है कि वो अपनी बहन और टीना के लिए सामान्य जीवन जिए। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब कोटी को पता चलता है कि अनाथालय में होने वाले शोषण के पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिसमें शहर के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग शामिल हैं। ये लोग न सिर्फ अनाथालय की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा भी हैं। कोटी अब तक का सबसे बड़ा जोखिम लेता है। वो इस रैकेट के सरगना को निशाना बनाता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। टीना, जो अब तक कोटी के मिशन के बारे में जान चुकी है, उसका साथ देती है। वो कोटी को समझती है और उसकी लड़ाई में शामिल हो जाती है। अंतिम टकराव में कोटी और अपराधियों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। कोटी अपनी सारी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इंस्पेक्टर रमेश भी इस टकराव में शामिल हो जाता है। रमेश को अब फैसला करना है कि वो कोटी को बचाए या उसे गिरफ्तार करे। इस बीच देवी को भी अपने भाई की सच्चाई पता चलती है और वो उसे बचाने के लिए अनाथालय पहुंचती है। दोस्तों, वड़ंगन 2025 की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।